मोस्ट ऑफ द थिंग्स कम्स विद स्ट्रक्चर, ठीक है। कोई भी एक्ट होगा, कोई भी बुक होगी तो एक स्ट्रक्चर होगा, एक इंडेक्स होगा, ठीक है। वैसे ही एक कॉन्स्टिट्यूशन का भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कोई भी आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खोलोगे सबसे पहले उसके अंदर आएगा प्रीएम्बल, ठीक है। जैसा कि अपन पिछले वीडियो में प्रीएम्बल के बारे में बात कर चुके हैं, होप आपको वो पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अपन के बुक के अंदर स्टार्ट होता है आर्टिकल्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया था वो डेट थी 26 जनवरी 1950। ऑन दैट टाइम 395 आर्टिकल्स थे टोटल, ठीक है। 368 जो आर्टिकल है वो अमेंडमेंट का पावर देता है पार्लियामेंट को, उसके थ्रू बहुत सारे आर्टिकल्स ऐड किए गए। तो अभी एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है 448, ये है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। बट जो लास्ट आर्टिकल है वो आज भी 395 है। इसका मतलब ये है कि जो बीच में आर्टिकल ऐड होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, जैसे 51 के बाद ऐड हुआ तो वो होता है 51A, ठीक है, 51B, 51C, 51D ऐसे ऐड होते हैं, ठीक है। तो वो जो उसका टोटल नंबर है ना वो है 448। लास्ट आर्टिकल आज भी 395 है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पार्ट्स के बारे में। 26 जनवरी 1950 को जब एनफोर्स हुआ था उस टाइम टोटल पार्ट्स थे 22 और एट प्रेजेंट टोटल पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 25, ठीक है। उसके बाद एक होता है शेड्यूल। 26 जनवरी 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया, पावर में आया, तब टोटल शेड्यूल थे 8 और अभी एट प्रेजेंट टोटल शेड्यूल है 12। अब ये बार बार मैंने डेट क्यों बोली, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज में बहुत काम आती है ये डेट, ठीक है। तो ये डेट अच्छा आपको याद हो गई हो, इस तारीख को अपना कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था, पावर में आया था, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस वीडियो में पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसके अंदर आर्टिकल 1 to 4 इंक्लूड होते हैं। अपन आर्टिकल 1 to 4 को समझने की कोशिश करते हैं आगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। वो है इंडिया और भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। इंडिया और भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। नो यूनियन स्टेट और हैज़ द राइट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। इसका मतलब ये है जैसे कि कोई महाराष्ट्र हो गया या फिर गुजरात हो गया, उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो गई, या कोई भी रीजन हो गया, वो अपन को देश को छोड़ के जाना चाहते हैं तो उनके पास ये राइट ही नहीं है, वो अपन से सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है। स्टेट और यूनियन को साथ मिलकर काम करना है, बट पावर जो है ना वो सबसे ज़्यादा यूनियन के पास होती है। यूनियन इज मच स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट, ठीक है। टेरिटरीज की बात करते हैं, जैसे कि अपना ये पहला पार्ट ही है यूनियन एंड टेरिटरी, तो अपन टेरिटरी की बात करते हैं। द टेरिटरी ऑफ इंडिया विल इंक्लूड ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया में, जितनी भी टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज है, उन सबको इंक्लूड करके अपना देश बनता है, ठीक है। एंड अनदर टेरिटरी दैट मे बी इंक्लूडेड इन इंडिया और एक्वायर्ड बाय इंडिया, ठीक है। तो जो लास्ट लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, अनदर टेरिटरी दैट मे बी इंक्लूडेड इन इंडिया और एक्वायर्ड बाय इंडिया, ठीक है। इसका मतलब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि एक्वायर्ड बाय इंडिया मतलब क्या होता है। जैसे कोई वॉर होता है, कोई भी युद्ध होता है जिसमें अपन कोई ज़मीन को एक्वायर कर लेते हैं या किसी भी तरीके से अपन उसको एक्वायर कर लेते हैं, तो वो भी टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। अब ये इस लाइन की क्लैरिटी मैं आपको अगले आर्टिकल में ढंग से दे दूंगा। जैसे अब ये कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया और भारत की, जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी चल रही है, जो अभी ट्रेंडिंग भी है, जैसे कि मोदी गवर्नमेंट भारत नाम चेंज कर रही है, तो वो उसमें कुछ गलत नहीं है। आर्टिकल 1 क्लियरली स्टेट करता है इंडिया और भारत, तो और वर्ड यूज हो रहा है। वी आर ऑलरेडी अ कंट्री नेमिंग इंडिया एंड भारत, अपन कुछ भी नेम कर सकते हैं उसको। तो चलो अब अपन अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। आर्टिकल 2 एडमिशन ऑफ न्यू टेरिटरी, ठीक है। पहले तो पढ़ लेते हैं। इट विल बी द यूनियन दैट डिसाइड द बाउंड्री एंड द नेम ऑफ द टेरिटरी दैट हैज बीन एक्वायर्ड। जो वॉर से अपन ने एक्वायर की है, या फिर कोई भी कंट्री, अपना पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश अपने पास अपने प्राइम मिनिस्टर को आके बोलता है कि हम अपने इंडिया में शामिल होना चाहते हैं, तो यूनियन जो होगा ना वो उसकी टेरिटरी डिसाइड करेगा और वो उसका नया नाम डिसाइड करेगा, ना कि कोई स्टेट, ना कि कोई बांग्लादेश की खुद की गवर्नमेंट, ठीक है। अगर ये तो एक सिर्फ एग्जांपल था, उन्होंने बोला नहीं है कि अगर कोई आने की कोशिश करता है या फिर अपन किसी को वॉर से एक्वायर करते हैं तो उसका नाम और उसकी टेरिटरी कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है वो अपना यूनियन डिसाइड करेगा, इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। आर्टिकल 2 से बहुत सिमिलर है आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 में तो अपन ने बोला कोई नई जमीन अपन एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 3 में अपन बात करेंगे एग्जिस्टिंग स्टेट्स की, जो अपने देश में पहले से ही है। इट विल बी द यूनियन दैट विल डिसाइड द बाउंड्री एंड द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है। जो बाउंड्रीज है, नेम्स है स्टेट्स के, वो यूनियन डिसाइड करेगा, ना कि कोई स्टेट डिसाइड करेगा। अभी एट प्रेजेंट एक पार्टीशन हुआ था बिहार और झारखंड का, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अभी तो नहीं, बहुत टाइम हो गया उस चीज़ को, बट फिर भी रिसेंट ही है, ठीक है। तो बिहार और झारखंड ये उनकी गवर्नमेंट ने नहीं डिसाइड किया, बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम अलग होते हैं। ये यूनियन ने उस टाइम डिसाइड किया किसकी, बिहार की बाउंड्रीज कितनी होगी, झारखंड की बाउंड्रीज कितनी होगी और नया नाम क्या होगा, ठीक है। और नाम चेंज का तो चंदन आजकल चल ही रहा है, सबसे ज़्यादा यूपी में चलता है। तो वो यूनियन डिसाइड करता है कि कौन से स्टेट का नाम क्या रखा जाएगा। अब जैसे स्टेट के अंदर किसी सिटी का नाम चूज करना है, सिटी का नाम चेंज करना है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट चूज कर सकती है। बट अगर स्टेट का नाम चेंज करना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द यूनियन ऑफ द इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज, डिक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट और चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को स्मॉल करना, किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना, इसकी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, इंडियन गवर्नमेंट के पास है, यूनियन के पास है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। लॉज दैट आर मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 आर नॉट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है, सिंपल सी बात है। जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 अपन अभी डिस्कस किए, उसमें जो अपन रूल्स बनाते हैं, जो लॉज बनाते हैं, उसको अपन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे। अब इसका मैं बताता हूँ रीजन। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपन को लगता है बोलने में जितना आसान है ना, उतना ही डिफिकल्ट है। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। 2/3 मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में, उसके बाद वही बिल अपन को राज्यसभा में पास करना पड़ता है। और सिंपल सी चीज़ क्या होती है, एक बेसिक लॉ बनाते हैं ना, उसको सिंपल मेजोरिटी होती है। सिंपल मेजोरिटी इन शॉर्ट बताऊँ ना मैं आपको, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है कि जो हाउस में सिटिंग मेंबर्स है ना, उसकी वोटिंग मेंबर्स जो है ना, मोर देन 50% अगर आपके फेवर में है ना, वो लॉ पास हो जाता है। तो ये जो सेकंड और थर्ड आर्टिकल में अपन बात करते हैं ना, जो लॉज बनाते हैं ना, वो सिंपल मेजोरिटी से बनाते हैं, तो बेसिक लॉज बनाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। तो ये था पार्ट 1 के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।